बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपको भी इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर अभी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है, 0243 475 1718 पर आप कॉल कर सकते हैं और उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, वेलकम बैक। 2-3 हफ्तों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। शुरू करते हैं इस वीक की अपडेट्स के साथ। एक बड़ा ही अहम केस था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, जिसका नाम है THTN वी SSHD। और ये केस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डील करता है मेडिकल केसेस के साथ। जो बहन भाई एक मेडिकल ग्राउंड्स पर एप्लीकेशन सबमिट करती है, फॉर एग्जांपल मेंटल हेल्थ या आपको कोई सीरियस कंडीशन है, ये केस आपके लिए। और यहाँ कोर्ट ऑफ अपील ने जजमेंट दी है कि जो प्रिंसिपल्स जिम्बाब्वे में हैं वो ही आपने फॉलो करने हैं। और वो क्या है कि स्टेज 1 जो एप्लीकेंट है, जो क्लाइंट है, उसने साबित करना है कि उसके पास कोई ऐसी सीरियस कंडीशन है, और अगर उसको वो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, उसका जो अंजाम है वो होगा बहुत ही सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग। सो दैट इज स्टेज 1। एप्लीकेंट ने एविडेंस साबित करनी है कि अगर उसको अपनी होम कंट्री में भेजा जाएगा, वहाँ उसको वो ट्रीटमेंट नहीं मिल सकेगी। ये कोर्ट ऑफ अपील ने ये गाइडेंस दिया कि ये स्टेप 1 है, जो एप्लीकेंट है उसने ये साबित करना है। और फिर जो स्टेप 2 है, अकॉर्डिंग टू AM जिम्बाब्वे, वो ये है कि जो होम ऑफिस है या कोई फर्स्ट ट्राइब्यूनल जज है, उसने फिर डिसाइड करना है कि मुनासिब ट्रीटमेंट होम कंट्री में मिल सकती है या नहीं। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आपने एक हेल्थ ग्राउंड्स पर एप्लीकेशन सबमिट की हुई है, फॉर एग्जांपल मेंटल हेल्थ या सीरियस मेडिकल कंडीशन सच एज योर किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, हार्ट इश्यूज, जो भी आपकी मेडिकल कंडीशंस है, ये जो प्रिंसिपल्स हैं एम जिम्बाब्वे में, ये आपने पूरे करने हैं। अगर आप नहीं पूरे करेंगे, आपकी एप्लीकेशन को होम ऑफिस या जो आपकी अपील है एज अ फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल जज, वो डिसमिस कर देगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर पढ़ लीजिएगा ये डिसीजन। इट्स इन THTN वी SSHD। राइट, द नेक्स्ट अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और वो है BRP कार्ड्स। अक्सर ये सवाल मुझे पूछा जा रहा है कि कामरान भाई, हमारे कार्ड पर लिखा हुआ है दिसंबर 2024, उसके बाद क्या होगा? हमारा वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा या जो हमारी ILR है वो कैंसिल हो जाएगी? और मैंने पिछली दफ़ा भी ये अर्ज़ किया है कि स्टेटस आपका चलता रहेगा। होम ऑफिस एक नया ऑनलाइन सिस्टम लेके आ रही है और उस पर थोड़ी सी रोशनी होम ऑफिस ने दी है कि उन्होंने ये बताया है कि एक नया ऑनलाइन वीज़ा सिस्टम होम ऑफिस इंप्लीमेंट करेगी, वेरी सिमिलर टू द EUSS स्कीम, जहां आपको शेयर कोड देना होगा अपने एम्प्लॉयर को, अपने लैंडलॉर्ड को, बैंक्स को, या जहां भी आप एक जॉब के लिए जाते हैं वहां आपने एक शेयर कोड देना होगा और उसके ज़रिए आप काम कर सकेंगे या रेंट कर सकेंगे घर। सो दिस इज़ द न्यू प्लान। इस पर होम ऑफिस अब आहिस्ता आहिस्ता रोशनी लेके आ रही है और बहुत ही जल्द इसको इम्प्लीमेंट कर देगी। सो इट्स वीज़ा सिस्टम। 10 दिन पहले जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आई थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो है द IHS इंक्रीज। जी हाँ, होम ऑफिस ने ऐलान कर दिया है कि इसको लेके आ रहे हैं और इस पर थोड़ा सा टाइम फ्रेम भी उन्होंने दे दिया है कि ये आ रहा है विद इन लेटेस्ट 16 जनवरी 2024 या विद इन 21 डेज द IHS ऑर्डर इज मेड। सो जैसे ये पास किया जाता है इन पार्लियामेंट, विद इन 21 डेज में इसको होम ऑफिस इम्प्लीमेंट कर देगी। और जो IHS की NHS की जो फीस है वो बढ़ रही है फ्रॉम 624 पाउंड्स पर ईयर टू 1035 पाउंड्स पर ईयर। और जो डिपेंडेंट्स हैं या बच्चे हैं, उनकी फीस बढ़ रही है फ्रॉम 470 पाउंड्स टू 776 पाउंड्स पर ईयर। एक भाई ने मुझे एक सवाल पूछा था 2-3 हफ्ते पहले कि कामरान भाई, आप एक बहुत ही काबिल वकील हैं, लेकिन प्रोग्राम में आप बार बार ये कह रहे थे IHS, लेकिन इसका जो असल नाम है वो है NHS। और मैंने उस भाई को करेक्ट किया था, नो, जो असल नाम है इसका है, इट इज़ IHS नॉट NHS।
इट्स कॉल्ड द इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज। और जो NHS है उसको हम कहते हैं नेशनल हेल्थ सर्विस, जहां हम जाते हैं इलाज के लिए। लेकिन आसानी के लिए हम वकीलों ने इसका नाम दे दिया हुआ है NHS, क्योंकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए समझने में। बट जो इसका जो करेक्ट नेम है वो है IHS, याद रखिएगा ये बात। सो ये भी थी एक अपडेट। और एक और केस जो मैं आपके साथ इस वीक शेयर करना चाहता हूं, एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये केस। इसका नाम है अहमद वर्सेस SSHT। थोड़े से बैकग्राउंड फैक्ट्स भी मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि ये काफ़ी लोगों पर ये केस लागू होता है। सो गौर से सुनिएगा ये केस। यहाँ जो एप्लीकेंट था ये आया यूके में इन 2006 एज अ स्टूडेंट। ये शादीशुदा था पाकिस्तान में, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ आके अहमद ने इसने शादी कर ली एक यूरोपियन खातून के साथ, डिवोर्स ले लिया पाकिस्तान में, और इसको मिल गया 5 ईयर का रेजिडेंस कार्ड। लेकिन पाकिस्तान में इसकी रिलेशनशिप फिर भी चल रही थी। जब इसको मिला ये 5 साल का रेजिडेंस कार्ड यूके में, उस दौरान इसका एक और बच्चा हो गया पाकिस्तान में, चौथा बच्चा इसका हो गया 2011 में। 2017 में इसको मिल गई PR, परमानेंट रेजिडेंस, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। इसने डिक्लेयर नहीं किया कि मेरा चौथा बच्चा हो गया, जो इसको डिक्लेयर करना चाहिए था। इसने फिर 2018 में नेशनलिटी भी ले ली, और वहां भी इसने डिक्लेयर नहीं किया कि मेरा चौथा बच्चा है या मेरी रिलेशनशिप है पाकिस्तान में। दिसंबर 2018 में इसने अप्लाई किया अपनी वाइफ को एज अ स्पाउस, कि मैंने अपना रिश्ता दोबारा जोड़ लिया है अपनी वाइफ के साथ पाकिस्तान में, मैं उसको अब स्पॉन्सर करना चाहता हूँ। और हुआ ये, सुने गौर के साथ, कि होम ऑफिस ने उसकी नेशनलिटी कैंसिल कर दी। यस, इन द केस ऑफ अहमद वी SSHT, होम ऑफिस ने डिसेप्शन के तहत उसकी नेशनलिटी कैंसिल कर दी। होम ऑफिस का ये कहना था कि आपने हमें झूठ बोला है, आप फिर भी एक और रिलेशनशिप में थे, आपका एक और बच्चा भी पैदा हो गया, आप अपनी वाइफ के साथ कांटेक्ट में थे, एक रिलेशनशिप में थे, आपने ये डिक्लेयर नहीं किया। अगर आप डिक्लेयर करते, हम आपकी जो रेजिडेंस कार्ड की एप्लीकेशन है उसको रिफ्यूज कर देते, और हम आपको PR भी ना देते, और हम आपको नेशनलिटी भी ना देते। सो इसके तहत उन्होंने इसकी जो नेशनलिटी है वो कैंसिल कर दी। अब अक्सर बहन भाई इस सिचुएशन में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक असाइलम सीकर, पाकिस्तान का असाइलम सीकर है, उसको यहाँ 5 साल का मिल जाता है असाइलम। फॉर एग्जाम्पल, उसकी जान को खतरा है, कोई ज़मीन का मसला था या LGBT का, और पाकिस्तान में आप फ़र्ज़ करें ऑनलाइन शादी कर लेते हैं, और फिर बाद में आप उसको स्पॉन्सर करते हैं, फिर यहाँ भी आपको मसला आ सकता है। या हम देखते हैं जहाँ एक शख्स एक रिलेशनशिप में है एक खातून के साथ यहाँ यूके में, लेकिन पाकिस्तान भी उसने शादी की हुई है, इंडिया में भी उसने शादी की हुई है, और वहाँ भी उसके 2 बच्चे होते हैं। लेकिन जब आपने नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया, आपने डिक्लेयर नहीं किया, जब आपने PR के लिए अप्लाई किया, आपने डिक्लेयर नहीं किया, फिर उसके बाद आप उसको स्पॉन्सर करना चाहते हैं कि जी ये मैंने अभी इस खातून के साथ शादी कर ली है, मेरे 2 बच्चे थे जो 3-4 साल पहले पैदा हुए थे, जब मैं एक और रिलेशनशिप में था एक यूके खातून के साथ, और आपने ये सब कुछ कभी भी पहले डिक्लेयर नहीं किया। इस सूरत में इस केस को लेके होम ऑफिस आपकी नेशनलिटी को कैंसिल कर सकती है, आपके ILR को भी रिवोक कर सकती है। सो गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मत समझे कि जब आपको नेशनलिटी मिल जाती है बस आप फ्री हो गए इमिग्रेशन कंट्रोल से। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ ना कि हमारे जो बहन भाई हैं, जैसे ही उनको मिल जाता है PR या ब्रिटिश पासपोर्ट, वो समझते कि बस जी हमें तो अब सलिसिटर की ज़रूरत नहीं है, हम तो सलिसिटर से ही ज़्यादा जानते हैं, हम तो ये खुद कर सकते हैं। अक्सर मेरे पास आए हैं लोग, और बाद में एडवाइस लेके वो गायब हो जाते हैं कि नहीं हम तो खुद कर सकते हैं। सो इस केस को लेके अब होम ऑफिस आपकी नेशनलिटी को, आपके लीव को कैंसिल कर सकती है। सो प्लीज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, अगर आप इस सिचुएशन में हैं, आप लीगल एडवाइस ज़रूर लें। नाज़रीन, ये थी इस वीक की अपडेट्स। बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो, you're live on air. Hello. Yeah, hello. Hello, you're live on air. Hello. Yeah, I'm online, sir. Yeah, please ask with your question. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि
मैं अभी स्किल वर्कर पे हूँ और वाइफ मेरे साथ डिपेंडेंट है। ठीक तो है। ऐसा ये केयर होम पे वीज़ा है मेरा, तो हालात भी आजकल ऐसे हैं। अगर ऐसा कोई सिचुएशन बनता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा स्टेटस ये वीज़ा ख़त्म हो जाता है या कोई इश्यू आ जाता है, तो हमारे लिए ये मतलब असाइलम की तरफ जाना ये बेहतर होगा या नहीं सर? ठीक है इसके मैं बारे में सर प्लीज़ ठीक है, अगर आप मैं देता हूँ थोड़ा-सा आपके गाइड कर सवाल दें का सर। जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए मेरे भाई, बहुत लोग आपके सिचुएशन में हैं, जो इन्होंने पैसे दिए हैं इन केयर होम्स को 20,000, 25,000, 30,000। ये केयर होम्स अब बंद हो गए या इनके लाइसेंसेस रिवोक हो गए, या जो केयर होम है वो कहता है कि नहीं, हमारे पास जॉब नहीं है, आप घर बैठे रहें, हम आपको कोई काम नहीं दे सकते। अब उस सूरत में होम ऑफिस तो आपका वीज़ा कैंसल कर देगी या आपको दे देगी एक 60 डे का नोटिस लेटर। मेरी एडवाइस होगी कि अगर आप इस सिचुएशन में हैं, बेस्ट चीज़ ये होगी कि उस 60 डेज़ में आप किसी और कंपनी में जॉब ले लें और वहाँ आप अप्लाई कर लें अपने वीज़े के लिए एज़ अ स्किल्ड वर्कर। अब अगर आपकी जान को ख़तरा है, एक जेन्युइन ख़तरा है कि आप पाकिस्तान में या अफ़गानिस्तान में वापस नहीं जा सकते, फिर तो आप असाइलम एनी टाइम क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मैं वैसे ही असाइलम क्लेम डाल दूँगा और मुझे वीज़ा मिल जाएगा, अगर आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं है, आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगी। सो प्लीज़ बिफोर मेकिंग एनी एप्लीकेशन मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि प्लीज़ आप लीगल एडवाइस ज़रूर लें। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन हैं। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमरान भाई, एक क्वेश्चन पूछना था एक। जी, जी पूछिए मेरे भाई। जी कमरान भाई, क्वेश्चन था ये जो फॉर्म MMN1 जो है ना, इसके हवाले से बच्चों की जो एप्लीकेशन होती है ना अंडर 18 की राइट, रजिस्ट्रेशन के लिए, या उसमें बेसिकली ना वो एक जगह पे वो 2 रेफरीज का आपसे वो मांगते हैं। या तो एक तो मैंने अपनी फ्रेंड का डाल दिया था, एक को वो बोल रहे थे कि वो प्रोफेशनल रोल में होना चाहिए, करेक्ट। लेकिन वो कोई मुझे मिल नहीं रहा। तो क्या मैं नॉर्मल किसी और बंदे का डाल सकता हूँ उधर रेफरेंस जो है, या मुझे आपको कोई आपको प्रोफेशनल कितने बंदा ही साल हो गए यहाँ? जी मुझे 14 साल हो गए हैं। और 14 साल में आप एक प्रोफेशनल शख्स को नहीं जानते? असल एक में शख्स मैं को आपका ठीक है। टीचर्स के पास गया था, लेकिन शायद वो, मुझे लग रहा था कि शायद वो अपना पासपोर्ट नंबर या इस तरह की चीजें वो शेयर नहीं करना चाह रहे। तो वो थोड़ा सा मुझे इस तरह फील हुआ कि ठीक है, शायद और वो आपका यहाँ जो से ना मिल सके। डॉक्टर? डॉक्टर के पास मैं नहीं गया, उसके अलावा जो मस्जिद में जो इमाम साहब है उनके पास गया था। वो ठीक है। उन्होंने भी कुछ सब ने नहीं इस आपको तरह कहा इनकार कर कि दिया, और आपका सॉलिसिटर? जी जी सोलिसिटर नहीं है मेरा कोई भी। नहीं, पहले तो था ना, जी वो पहले था, लेकिन वो सो मैं उससे बात अब करें ना। सिटी मैंने अच्छा ठीक है, यानी कि मसलन के एक सोलिसिटर से ही प्रोफेशनल तो मैं आपको इसको करवा। एक प्रोफेशल तो होगा ना जिसको आप जानते हैं। ज़रूरी कामरान नहीं भाई है वो मैं दो ब्रिटिश हो, तीन दफ उसके पास कोई भी वीज़ा हो सकता है, कोई भी नेशनैलिटी का वो हो सकता है। अगर वो प्रोफ़ेशनल है, वो ठीक है, आपको दे सकता है रेफ़रेंस। ट्राई करें, ठीक हो ठीक है गया। ना? ओके जी, ठीक है, बहुत थैंक यू शुक्रिया कामरान भाई, आपके बहुत कॉल का। शुक्रिया। देखिए, अगर आपको कोई प्रोफ़ेशन नहीं मिलता, फिर तो आप होम ऑफ़िस को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखें जी, मैंने पूरी कोशिश की है, आई कैन नॉट फाइंड अ रेफ़री दैट्स ऑफ गुड स्टैंडिंग। Um, in such situation, can you please exempt me from this requirement? I have provided an alternative referee of a British national who knows me for the prerequisite time. Please process my child's application. But again, देखिए ना, अब यहाँ आप खुद कर रहे हैं एप्लीकेशन, खुद भर रहे हैं, और फिर आप मार खा जाएंगे, फिर वो रिफ्यूज़ल आ जाएगा, फिर आप कहेंगे कि जी नहीं, मेरे पैसे ज़ाया हो गए। हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ 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 अपनी ज़िंदगी से अपने बच्चों की ज़िंदगी से ना खेलें। 3-4 पाउंड के लिए आप इस तरह एप्लीकेशन खुद डाल देते हैं। बेहतर ये है कि आप एक सिस्टर से करवा लिया करें, जहाँ आपको आसानी हो और फ़ायदा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन हैं। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कामरान भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी शुक्र अल्लाह का मेरे भाई, आप ठीक हैं? जी? माशाल्लाह जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा थैंक है यू, और हम थैंक यू। जैसे भाइयों को बहुत जो है ना वो उससे इन्फॉर्मेशन नहीं से नहीं मिलती है। तो थैंक यू। मेरे कामरान भाई आपसे दो छोटे छोटे सवाल हैं, तो ओके। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जी। अच्छा, एक तो क्वेश्चन ये है कि मैं जो हूँ स्पाउस वीज़े पे था, मतलब राइट, कि मेरी जो वाइफ थी वो EU नेशनल थी, ठीक है? राइट।
और मेरे पास प्री सेटल है 5 साल का। हम 4 साल से इकट्ठे रह रहे थे, तब हमारी जो है अब सेपरेशन हो गई है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसी भी के बेस पे मेरी वालदा का वीज़ा भी लगा था, जो कि प्री सेटल पर है वो भी, ठीक है। ठीक है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन तो ये है कि आप ये बताएं कि अभी 5 साल जैसे हमारे पूरे होंगे तो हमारे सेटल स्टेटस पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? क्यों अभी हमारी डाइवोर्स नहीं हुई मगर वो इस रूट की तरफ जा रही है। एक क्वेश्चन तो ये, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो सपोज करें कि वापस चली जाती है, अपने ये नेटिव कंट्री में वापस चली जाती है, तो उससे भी हमारा जो है, जाहिर बात है वो 6 महीने से ज़्यादा उसका हो जाएगा, आउट ऑफ दिस कंट्री हो जाएगी। अगर वो भी है तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा या क्या ठीक है, होगा, या मैं हमारा देता हूँ मतलब आपके सवाल आने का वाले जवाब। टाइम के बाद में क्या क्या मुश्किलात आ सकती है? ठीक है, बहुत शुक्रिया कमरान भाई। मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, जहाँ तक आपके ये 2 सवाल है, अंडर करंट होम ऑफिस पॉलिसी अगर आपकी वाइफ़ आपसे डिवोर्स ले लेती है, आपके जो पेरेंट्स हैं, उनको अफ़ेक्ट नहीं होगा। अब जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि अगर आपकी वाइफ़ यूके छोड़ के चली जाती है, आपकी एप्लीकेशन को अफ़ेक्ट होगा या आपके पेरेंट्स की एप्लीकेशन को अफ़ेक्ट होगा या नहीं? जो आपने मुझे बताया है, मोस्ट लाइकली नो, क्योंकि आपकी शादी को 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं और आपके पास कम से कम 1 साल का प्रूफ तो होगा कि आप साथ आए थे। तो इस सूरत में मुझे पूरी उम्मीद है कि होम ऑफिस आपको वीज़ा ग्रांट कर देगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा एक सवाल था, कामरान साहब से बात हो रही है? जी, जी, बात हो रही है। जी, फरमाइए मेरे भाई। जी, मैं लेस्टर से बात कर रहा हूँ। मेरा जी, जी। सवाल ये था कि मैं 2 साल पहले सोल रिप्रेजेंटेटिव वीज़े पे इधर आया हूँ यूके अपनी अच्छा, फैमिली के साथ। ठीक है। अब जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से तो बिज़नेस मैं रन नहीं कर पा रहा। मैंने ओके, रजिस्ट्रेशन वगैरह करा ली है। ठीक बट है। द प्रॉब्लम तो मुझे आ रही है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी सैलरी, पेरोल वगैरह की, वो मैं किसी न किसी तरह से मीट कर रहा हूँ। लेकिन जो बाकी हमने बिज़नेस प्लान जमा कराया था पैरेंट कंपनी के थ्रू, जिसमें वेयर हाउस लेना और 2-3 बंदों को हायर करना, वो चीज़ें फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। तो ऐसी सूरत में मेरे पास और क्या ऑप्शन है कि मैं अपने वीज़े को एक्सटेंड करा सकूँ या किसी और तरह से कंटिन्यू कर सकूँ यहाँ पे? सो आपने क्या किया यहाँ आके? बस अपनी सैलरी ली है बस? पेरोल रन किया है, बीच में एक बंदों को रखा भी है और कुछ परचेज़ेज़, सेल्स वगैरह को जनरेट भी की है। लेकिन वो उस तरह से जनरेट नहीं हो सक रही है जैसी हमने बिज़नेस प्लान में मेंशन की है। और वीज़ा कब एक्सपायर हो रहा है आपका? नेक्स्ट ईयर एक्सपायर है। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। क्योंकि मैंने आपका बिज़नेस प्लान 100% नहीं देखा, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि अगर आपको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं, या अगर होम ऑफिस आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देगी या नहीं। मगर अगर आप समझते हैं कि जो प्लान आपने सबमिट किया था और जो रियलिटी है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और आप समझते हैं कि होम इसमें कोई मेरिट नहीं होगा, फिर आप एक और कैटेगरी में स्विच कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्किल्ड वर्कर। वहाँ अगर आप 5 साल पूरे कर लेते हैं, होम ऑफिस आपको ILR इशू कर देगी। सो दैट्स पोटेंशियली एन एवेन्यू फॉर यू। देयर इज़ द इनोवेटर वीज़ा, बट उसमें एंडोर्समेंट लेना काफ़ी मुश्किल ही है, तकरीबन नामुमकिन। सो बेस्ट ऑप्शन मेरे ख्याल में आपके लिए होगी कि अगर आप स्किल्ड वर्कर रूट पर स्विच कर लें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो। हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम। कमरान साहब बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम। जी, फरमाइए मेरे हेलो, भाई। आवाज़ आ रही है कमरान साहब? जी, जी, आ रही है, आवाज़ आ रही है। जी, फरमाइए मेरे भाई। हेलो। जी, जी, हेलो। अच्छा। अच्छा, अच्छा, मैं काफ़ी 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 वीक से आपका वेट कर रहा था आपके शो का, लेकिन शायद आप नहीं आ रहे थे। मेरे 2 ठीक सवाल है। थे आपसे। एक तो अगर कोई मेरे पास ह्यूमन राइट्स का वीज़ा है प्राइवेट लाइफ पे, ठीक है? हुँ, 2 एंड हाफ और 10 ईयर रूल पे। अगर यहाँ पे कोई लड़की स्टूडेंट है, अगर मैं उससे शादी करता हूँ तो क्या मैं उसको अपने वीज़े पे कर सकता हूँ? तो ठीक है। वो और उसको कोई भी सवाल ह्यूमन राइट्स आपका? का वीज़ा मिल जाए क्योंकि मेरे पास है। ठीक है। और जी, जी। और दूसरा, अगर जो मेरे वालिद साहब हैं, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे है और मेरे सिर्फ वालिद साहब पाकिस्तानी हैं, तो अगर उनको यहाँ पे विजिट वीज़ा बुला के
कोई दूसरा केस आप ला सकते हैं, ह्यूमन राइट्स का या प्राइवेट लाइफ वाला? ये 2 ठीक है, सवाल मैं थे देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि अगर आप अपनी होने वाली वाइफ को या मंगेतर को स्पॉन्सर कर सकते हैं अंडर द प्राइवेट लाइफ रूट, नो यू कांट, क्योंकि आपके पास 2.5 साल का प्राइवेट लाइफ का वीज़ा है। इस वीज़े पर आप किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते, आप किसी को वीज़ा नहीं दिलवा सकते। जब आपको ILR मिलेगी फिर आप एज अ स्पॉन्सर अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर सकेंगे इन कंट्री या आउट कंट्री, बट जब तक आपके पास 2.5 साल का प्राइवेट लाइफ वीज़ा है आप उसको स्पॉन्सर नहीं कर सकते। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि अगर आपके जो वालिद हैं वो पाकिस्तान में और अगर यहाँ UK आ जाते हैं, फिर अगर उनकी कोई एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं या नहीं, कर तो आप सकते हैं, बट अगेन डिपेंड्स कि कौन से ग्राउंड्स पर आप करते हैं। जो शख्स यहाँ आता है 1 माह पहले और फिर वो ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन सबमिट कर देता है, आप समझ सकते हैं उसके मेरिट्स कम ही होते हैं। अगर आपके जो वालिद पाकिस्तान में और सारी फैमिली यहाँ है, आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं एन ADR एप्लीकेशन, एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव एप्लीकेशन। अगेन उसके मेरिट्स क्या हैं मैं आपको नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक मैं आपके केस को असेस नहीं करता कि आपके फादर को क्या मेडिकल कंडीशंस हैं, क्या केयर अवेलेबल है पाकिस्तान में, मैं आपको इसका जवाब नहीं दे सकता। बट ये 2 ऑप्शन आपके पास ज़रूर हैं, इनको आप ज़रूर एक्सप्लोर कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मेरे 3 सवाल हैं। एक तो ये है कि हमने फ्रेश क्लेम किया है दोबारा। पहले हमारी जो सारी थी वो डिसमिस हो गई, मतलब सारी एग्जॉस्ट हो गई थी। अब हमने दोबारा की है। तो पहले जब हमें काम की इजाज़त मिली हुई थी, तो जब हमारी एग्जॉस्ट हुई साथ ही उन्होंने काम की इजाज़त ख़त्म करके हमें या रिपोर्टिंग पे कर दिया। अब हम ये है कि रिपोर्टिंग तो हम कर रहे हैं, अब हमें जो फ्रेश क्लेम किया है, क्या हम दोबारा काम की इजाज़त माँग सकते हैं? पहली ठीक। क्वेश्चन ये है। और दूसरा ये है कि क्या आप लीगल एड करते हैं? और ठीक तीसरा है। क्वेश्चन ये है कि हम लोग आए थे 2018 में, तो अब हमारे बच्चों को यहाँ पे 5 साल हुए हैं। तो मतलब हमें क्या 2 साल पूरे करने हैं? 7 साल में 7 साल के बच्चे होंगे 2 साल बाद हमारे, तो उसका भी थोड़ा-सा बता दें आप। और मतलब मेन क्वेश्चन यही है कि भी अभी हमने सेकंड टाइम फ्रेश क्लेम किया है, तो उसमें आप थोड़ी-सी उसकी डिटेल बता दें कि क्या हम काम की इजाज़त दोबारा माँग सकते हैं कि नहीं? क्योंकि हमें 5 इयर्स हो गए यहाँ पे आए हुए, 5 एंड हाफ इयर्स हो गए हैं। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। होम ऑफिस की पॉलिसी ये कहती है कि जब तक एक फ्रेश क्लेम एक्सेप्ट नहीं होता होम ऑफिस की तरफ से कि उसको कंसिडर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, उस टाइम तक आपको वर्क परमिशन नहीं मिलेगी। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने फर्दर सबमिशन सबमिट किए 1 साल पहले, चाहे वो पेंडिंग है, होम ऑफिस इस सूरत में आपको वर्क परमिशन की इजाज़त नहीं देगी। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि अगर मैं लीगल एड करता हूँ या नहीं, अनफॉर्चुनेटली इस टाइम मैं लीगल एड नहीं करता, बट मे बी द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हम शायद करेंगे कामरान कोर्स लिस्टर्स में। सो जैसे ही अगर ये चेंज होता है मैं आपको अपडेट करूँगा। और जहाँ तक आपका तीसरा सवाल क्या था आपका, कि आपके जो बच्चे हैं, आपका एक बच्चा है वो 5 साल का है और आप कब उसकी एप्लीकेशन सबमिट कर सकती हैं? बेस्ट चीज़ यही होगी कि जब वो 7 साल का हो जाए फिर ही आप एप्लीकेशन सबमिट करें। फिर उस सिचुएशन में होम ऑफिस आपके बच्चे को ILR ग्रांट कर देगी और फिर आपको भी 2.5 साल का वीज़ा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो। हेलो, यू लाइव ऑन एयर। या कमरान भाई, मैंने जी, एक जी। क्वेश्चन पूछना था आपसे। मेरा बच्चा 2009 में इधर पैदा हुआ था, मगर वो ठीक जब है, पैदा हुआ जापान चला गया। 15-16 महीने के बाद वो वापस आया। तो ठीक वो है। विदाउट वीजा, उसकी अम्मी उस वक्त स्टूडेंट वीजे पे थी। हम लोगों ने स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया, जो कि वो हमारा उस वक्त रिफ्यूज हो गया। फिर 2011 में हमारा स्टूडेंट वीजा लगा। फिर अब से हम लोग कंटिन्यू हुआ। वो बच्चा मेरा 14 साल का हो गया। क्या मैं वो बच्चे का वो कर सकता हूँ जो होता है कि इनडेफिनेट या क्या ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई, क्योंकि उसकी जो पहली वाली कंटिन्यूटी है 16-17 महीने की, वो टूट गई है। अब उसको कितने साल हो गए यहाँ? यहाँ में हो गए 2011 से लेके अभी हम कंटिन्यू इधर है। 2.5 साल के वीजे हम लोगों के पास। अब उसकी एज कितनी है? 14 ईयर हो चुका है अब। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और दूसरा, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। इस सूरत में पॉसिबिलिटी है कि आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट चीज़ ये होगी कि आप एक सिस्टर से कंसल्ट कर लें, वो फिर आपको गाइड कर सकता है
कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। अस्सलामुअलैकुम कामरान भाई। वालेकुम सलाम। कामरान भाई कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। कामरान भाई मैंने पूछना था, मेरे पास फैमिली वीजा है और अगर मैं फी वेवर के लिए अप्लाई करूं और फी वेवर अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद क्या मैं वो प्रीमियम सर्विस के लिए जा सकता हूं या नहीं? नहीं, नहीं जा सकते। अगर आपके पास पैसे ही नहीं है, होम ऑफिस कहेगी आपके पास प्रीमियम सर्विस के पैसे कहाँ से आए हैं? बिल्कुल सही है, सही है ना? बिल्कुल सही है, ठीक है ना मेरे भाई? बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया थैंक यू आपके वेरी मच कॉल का। कामरान। जब आपको फी और ग्रांट होता है ना, याद रखें कि उस सिचुएशन में आप नॉर्मल सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि मुझे मेरी फ़ीस माफ़ हो गई है, अब मैं £1000 दे के अपने एप्लीकेशन को अपग्रेड करवा लेता हूँ। नो, इफ़ यू गेट अ फी वेवर यू कैन ओनली यूज़ द नॉर्मल सर्विस। अगर आप होम ऑफिस की फ़ीस भरते हैं फुली, फिर आप सुपर प्रायोरिटी सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी एप्लीकेशन को होम ऑफिस डिसाइड करेगी विदिन 24 आवर्स। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान भाई मेरे 2 सवाल हैं जी जी। आपसे। एक तो पूछना है कि मेरे भतीजे का ना, वही मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि उसने वो स्टूडेंट वीजे पे था, डिग्री कंप्लीट हो गई है और उसकी मंगनी की है, तो जिससे शादी करनी है उसका सेटलमेंट स्टेटस है लड़की का। लड़की भी डॉक्टर है एनएचएस में ना, उसने दोनों ने भी मास्टर्स कंप्लीट किया और अभी जॉब स्टार्ट की है एनएचएस में ना, उसे ये नवंबर में। तो वीज़ा जो है ना ख़त्म हो रहा है, हम लड़के का जो वीज़ा है वो ख़त्म हो रहा है दिसंबर के एंड में। तो 6 महीने की जो रिक्वायरमेंट है वो जो जॉब पे स्लिप्स होती हैं और स्टेटमेंट, तो वो फिर उसके लिए क्या करना होगा? ठीक है, मैं देता हूँ आपके लाइक सवाल का जवाब। बहुत हाँ शुक्रिया जी। और आपके कॉल का। उस सूरत में वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी, चाहे वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, एक्सपायर होने से पहले ज़ाहिर सी बात है उसने एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी अपनी, और उसने वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी कि 18,600 रिक्वायरमेंट मियाँ बीवी इकट्ठे होके उसको फुलफ़िल कर रहे हैं। आप सब बहन भाइयों से एक रिक्वेस्ट है, मैं अक्सर देख रहा हूँ कि इस शो पर लोग वेट कर रहे होते हैं कि कामरान भाई आएँगे, हम अपना अगला सवाल अगले वीक पूछ लेंगे, उसके अगले वीक हम फिर दोबारा पूछ लेंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस शो को इस तरह एज़ ए लीगल रिसोर्स इस्तेमाल ना करें। ये खाली है इन्फॉर्मेशन के लिए कि मुख्तसर इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपको डिटेल एडवाइस चाहिए कि आपके केस में आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, या कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, या आपने एप्लीकेशन में क्या लिखना है, मैं आप सबसे अर्ज़ करूँगा कि अपने करीबी सोलिसिटर के पास जाके वो एडवाइस ले लिया करें। क्योंकि यहाँ इस शो की एक बहुत बड़ी कमी है कि यहाँ मैं आपको डिटेल एडवाइस नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि आपके केस में क्या हो रहा है, आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, आपकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है। सो इसलिए आप सबसे बहन भाइयों से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ रिस्पेक्टफुली, कि बल्कि बजाय आप वेट करें वीक ऑन वीक कि हम सवाल पूछ लेंगे, बेहतर क्या होगा कि आप अपने करीबी सोलिसिटर के पास जाके एडवाइस ले लिया करें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, मैं अपने केस के सिलसिले में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी जी पूछें। जी, मेरा नाम कामरान है और मैं इधर बोल रहा हूँ। तो मैं इस मुल्क में आया था कहाँ से बोल रहे हैं आप? क्या इधर बोल रहा हूँ? इधर कहाँ? यूके से। यूके कहाँ? यूके पीटरबरो से। ठीक है ना, देखना पीटरबरा से बोल रहा हूँ। ठीक है जी, जी, फरमाइए मेरे पीटरबरो भाई। से। जी, अच्छा मैं 2005 में आया था इधर ठीक है। एज ए विजिटर। ठीक है ठीक है। जी। फिर मुझे उन्होंने 2009 में इमिग्रेशन वालों ने पकड़ लिया था। फिर मैंने कहा उनसे चला जाऊंगा, पर मैं साइन किए, फिर मैं गया नहीं वापस। ठीक है, मगर फिर मैंने साइन नहीं किए। फिर मैं 2005 अप्रैल से मई से इधर ही हूँ। फिर ठीक मैंने है। 2016 में शादी की है। ठीक है, तो मैं शादी की है, मेरी वाइफ के पास इनडेफिनेट वीजा था। ठीक है, उसका एक बच्चा भी था पहले। ठीक है, तो मैं फिर केस जमा कराया है, उस बच्चे की बिना पे भी नहीं वीजा मिला। मैं 3 दफा कोर्ट में भी गया हूँ, वाह। तो वीजा अच्छा नहीं मिला। अभी भी 3 महीने पहले गया हूँ, फिर भी जज ने नहीं दिया। जब कोविड था 2 दफा घर में कोर्ट हुई है, 2 दफा नोटिकम गया हूँ, मगर मेरा वीजा नहीं हुआ। उस बच्चे वाह। की भी सो आपसे। कितनी दफ़ा कोर्ट पर जी, गए हैं आप?
रिपोर्ट एक दफे नहीं गया मैंने कहा था, फिर कोर्ट नहीं आप गया कितनी दफा गए हैं? 4 दफा गए हैं, हम कह रहे हैं कि 3 दफा आपने एप्लीकेशन सबमिट की है। 3 दफा 2 दफा गया हूँ नोटिकम कोर्ट में लाइव, बाद में कोरोना था, 2 दफा उन्होंने घर में स्काइप के जरिए मेरे वाह कोर्ट लिया है, भाई ठीक है साहब, मेरी जज आपसे एक शिकायत है कि जी यहाँ आप शो देखते हैं, इन्फॉर्मेशन आप तो ले लेंगे, हम तो हाजिर हैं आपके लिए, जी लेकिन जब आपका केस चल रहा होता है उस टाइम आप नहीं आते ऑफिस पे कि यार हमारा केस ये हैंडल कर लें, हमें वीज़ा दिलवा दें। ऑनेस्टली मैं आपको एक तो बात भाई शेयर करता हूँ, मैं भाई का नाम लूँगा, जी 1 मिनट होल्ड जी करें। जी भाई का नाम है बाबर हुसैन, इसकी वीडियो हम लगाएंगे इंशाल्लाह, एक अगले 2-3 हफ्तों में हम कार्ड का वेट करें। इस भाई ने असाइलम क्लेम किया, उसके जी असाइलम को होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ कर दिया कि ये बिल्कुल ना केस जेन्युइन नहीं है, ठीक है? जी उसने जी एप्लीकेशन सबमिट की पार्टन बेस के ऊपर, जी ठीक है? और हम्म, होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ कर दी, अपील पर गया और अपील में जी उसके सॉलिसिटर ने सारे बंडल तैयार कर दिया। मेरे पास आया, शो देख के कहता है यार मेरा की बनेगा? मैंने कहा इसमें कोई ग्राउंड्स नहीं है, ये अपील जी तुम हार जाओगे 100% गारंटीड। हियरिंग से पहले जी 2 वीक पहले उसने कहा कामरान भाई आप मेरा केस लड़ें। हमने एक नया बंडल तैयार किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसको वीज़ा मिल गया। उसकी वीडियो आ जी रही है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जी बट मुझे अफ़सोस ये होता है कि जो बहन भाई इस प्रोग्राम को देखते हैं, आप अपनी सारी हिस्ट्री ख़राब कर देते हैं। 2-3 आपके रिफ्यूज़ल्स हो जाते हैं और फिर आप सॉलिसिटर के पास जाते हैं कि प्लीज़ अब क्या हो सकता है? इससे बेहतर ये है कि आप उससे पहले किसी अच्छे सॉलिसिटर के पास जाके सही मशवरा ले लिया करें कि आपको क्या करना चाहिए। एक और स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ बहुत जल्दी। एक भाई इस वीक आए मुझे मिलने के लिए। उन्होंने एप्लीकेशन अपना खुद तैयार किया है, ठीक है? और वो रिफ्यूज़ हो गया। कोर्ट में हियरिंग सेट हो गई है। हियरिंग आ रही है आई थिंक इस मंथ नवंबर में। और स्टोरी क्या है कि जी मैं वापस नहीं जा सकता कि 2009 में पाकिस्तान में कोई ऐसे वाक़यात हुए थे जहाँ प्रोटेस्ट हुए थे और मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई और मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ और मुझे बहुत ट्रॉमा है, मैं वापस नहीं जा सकता। ठीक है? ये स्टोरी है। मैंने उस भाई से पूछा कि जो आपके पेरेंट्स हैं, उनकी डेथ सर्टिफ़िकेट है आपके पास? नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो आप कहते हैं आपको हेल्थ कंडीशंस हैं, उसकी कोई ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं ले रहा। ठीक है। मज़े वाली और बात आपके साथ शेयर करता हूँ कि होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ल में ये लिखा कि आपका जो सक्का भाई आप कहते हैं आपके साथ रह रहा है, उसने तो अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर किया है विज़िट वीज़े के लिए। वो कहाँ से आए हैं? आप कह रहे हैं उनकी डेथ हो गई है, डेथ सर्टिफ़िकेट आप दे नहीं सकते और यहाँ आपका भाई स्पॉन्सर कर रहा है आपके पेरेंट्स को। मैंने उससे वो पूछा, वो कहता है नहीं वो ना असल में ना ये मेरे असल पेरेंट्स नहीं है, ये मेरे स्टेप पेरेंट्स हैं। मुझे अडॉप्ट किया गया था 5-6 साल उम्र में कि मैं इनके साथ रहूँगा। फिर मैंने वो भाई से सवाल पूछा कि आपके पेरेंट्स ने क्यों नहीं आपकी देखभाल की, आपकी परवरिश क्यों नहीं की? जवाब नहीं उसके पास। अब ये देखें, ये भाई अब जाएँगे अपील में, इनका अपील 100% रिफ्यूज़ होगा, डिसमिस होगा। उनकी हिस्ट्री में लिखा जाएगा, जज लिखेगा कि यार ये बंदा क्रेडिबल नहीं है, ये डिसेप्शन इस्तेमाल कर रहा है। फिर आप जाएँगे किसी सॉलिसिटर के पास कि जी हमें वीज़ा दिलवा दें। आपकी सारी हिस्ट्री तो ख़राब होगी। और हो क्या रहा है कि ये जो आजकल अब नौजवान यहाँ आ रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी से खेल रहे हैं। आप घरों में बैठे होते हैं, दोस्त बैठे हैं, "ओह जी, मैं तुम्हें बताता हूँ यार इट्स ईज़ी ब्रो, राइट दिस, ये लिखो, मैं अभी तुम्हें टाइप करके देता हूँ।" एक वो लड़के को आता है थोड़ा-सा टाइपिंग करना, वो टाइप कर देगा आपके लिए एक उल्टी-पुल्टी स्टेटमेंट, आप कह देंगे बस या मेरा एप्लीकेशन रेडी हो गया है, मुझे तो वीज़ा मिल जाना है। इस तरह आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। सो प्लीज़ मैं आपसे दरख़्वास्त करता हूँ कि खुद एप्लीकेशंस ना करें, गो टू ए सॉलिसिटर। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, हेलो। हेलो काम भाई, सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, दैट्स बेटर। राम भाई, क्या हाल है? ठीक है? जी शुक्र अल्लाह का। मेरे भाई आप ठीक हैं? अल्लाह अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत थैंक यू, इंफॉर्मेटिव है थैंक यू सबके सो लिए। मच। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मेरे 2 क्वेश्चन थे आपसे। मैंने हुँ, अपने डैड को विजिट वीज़े के लिए बुलाया यहाँ, ठीक तो है, तकरीबन मैंने 21 दिन का लिखा था होम ऑफिस को। ठीक है, तो लेकिन मैंने जो स्टे डाला है यहाँ, वो है तकरीबन 52 डेज। ओके। इसका सवाल ये है कि इसके ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा इन फ्यूचर अगर मैं दोबारा अप्लाई करता हूँ? और दूसरा ये है कि जनवरी में डैड का वीज़ा एक्सपायर हो रहा है,
तो मैं जनवरी से फौरी बाद दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं विजिट वीज़ा? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आपने लिखा था स्पॉन्सरशिप में कि आपके जो फादर हैं वो रहेंगे यहाँ 21 डेज़ और यहाँ भी रह चुके हैं 52 डेज़, इनके एप्लीकेशन को इन फ्यूचर में अफेक्ट होगा या नहीं? पोटेंशली यस, हो सकता है। मैंने अक्सर देखा है जहाँ एप्लीकेंट्स के एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गए हैं कि जहाँ उन्होंने पहले कहा था कि हम 20-30 दिन रहेंगे और वो रहे हैं फुल 6 मंथ्स, और इस सिचुएशन में होम ऑफिस ने उनकी जो विजिट वीज़े की एप्लीकेशन है, दूसरी एप्लीकेशन, वो रिफ्यूज़ कर दी है। सो अनलेस आपके पास कोई रीज़न्स हैं उन्होंने क्यों ज़्यादा टाइम यहाँ रहे हैं, फिर हो सकता है कि होम ऑफिस आपके फादर की एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दे। जहाँ तक आपका ये दूसरा सवाल है कि जैसे वो वापस जाते हैं हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इन थ्योरी यू कैन, बट फिर होम ऑफिस यहाँ ये ऑब्जेक्शन लगा सकती है कि अभी ये 6 माह रह के आए हैं या अभी ये 3 माह रह के आए हैं, अभी आप फौरी तौर पर दोबारा अप्लाई कर रहे हैं, इसकी रीज़न क्या है? हम समझते हैं आप अपने यूके को अपना परमानेंट घर बना रहे हैं, सो इस सिचुएशन में हम आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर रहे हैं। सो बिफोर मेकिंग एनी एप्लीकेशन, जहाँ जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया था कि एक दफ़ा आप एक एप्लीकेशन डाल देते हैं ना, आपकी हिस्ट्री ख़राब हो जाती है। सो कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले एक सिस्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी कॉल आज के प्रोग्राम के लिए। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें। जो बहन भाई पूछते होते हैं कि कामरान भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम कैसे मिल सकते हैं? आप हमें कॉल कर सकते हैं 07818 पर। वहाँ मेरी रिसेप्शनिस्ट अतीका वो आपको बुक कर सकती है, या आप हमारे ऑफिस में भी आ सकते हैं 139 क्रैम्बुक रोड, इल्फर्ड, एसेक्स, IG1 4PU। करीबी स्टेशन है इल्फर्ड स्टेशन ऑन द एलिजाबेथ लाइन। हमारा ऑफिस नंबर है 047-183-8888। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6:30 तो लेके 7:30 बजे। अस्सलाम वालेकुम।